नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आपकी तैयारियां भी बिल्कुल शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद चल रही होंगी। और मैं फिर से उन तैयारियों में बिल्कुल जान फूंकने के लिए आज लेकर के आ चुका हूं अर्थशास्त्र कक्षा 11 की अर्थशास्त्र का अध्याय 4 निर्धनता, और आज हमारा है उसका लेक्चर नंबर 2। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि हम लेक्चर नंबर 2 में पढ़ने वाले क्या हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि निर्धन है कौन, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, इनके बारे में आज हम लोग जानेंगे। आज जानेंगे कि गरीबी होती क्या है, निर्धन कौन कौन है, अनु और सुधा की कहानी को भी समझेंगे, अर्थशास्त्रियों का क्या मानना है, वो किसको निर्धन मानते हैं, विश्व बैंक के अनुसार निर्धन कौन है, भारत सरकार के अनुसार निर्धन कौन है। ऐसे बहुत से सवाल हैं जो आपके दिमाग में घूमते हैं और आज उन्हीं सवालों को अपन बिल्कुल क्या कर देंगे, छू मंत्र कर देंगे। ठीक है ना, शाकालाका बूम 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 बूम, वो बिल्कुल क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं कि निर्धन कौन है। निर्धन अगर मैं कहूं तो मैं सीधी सी बात कहता हूं, गरीब। ठीक है ना, और जब गरीब होता है, जो उसकी स्थिति है, उस स्थिति को हम लोग कहते हैं गरीबी, या उसको हम लोग कहते हैं निर्धनता। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि गरीबी या निर्धनता एक्चुअल में क्या है, उसको मैं आपको बता देता हूं। कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि आप निर्धनता को परिभाषित करें, आप गरीबी को परिभाषित करें, तो गरीबी के लिए आपको लिखना है कि यह ऐसी स्थिति है, यह ऐसी स्थिति है जिसमें पास अपनी देखिए, गरीबी क्या है, गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति के पास अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन उपलब्ध नहीं होता। तो वो कौन सी स्थिति है जिसमें आपके पास आपकी जो मूलभूत आवश्यकता है, अब मूलभूत आवश्यकताएं कौन कौन सी है, रोटी कपड़ा मकान। ये रोटी कपड़ा मकान आपकी क्या है, मूलभूत आवश्यकता है कि आपको समय पे 2 वक्त की रोटी मिल जाए, आपको अपने तन को ढकने के लिए कपड़ा हो, और आपके पास सर छुपाने के लिए क्या हो, छत हो, मतलब मकान हो। रोटी कपड़ा मकान अगर आपको मिल रहा है, ये आपकी मूलभूत आवश्यकता है। ये जीवन को जीने के लिए, जीवन को बनाए रखने के लिए ये 3 आवश्यकताएं जरूरी होती है। परंतु जिन व्यक्तियों के पास इन 3 आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अगर धन उपलब्ध नहीं होता, तो उस व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, गरीब कहते हैं, और उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, गरीबी कहते हैं। ओके, अब इस जो गरीबी है, और जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम लोग निर्धनता रेखा को, निर्धनता रेखा क्या है कि हमने एक अमाउंट तय कर दिया कि अगर इतना अमाउंट आप ले रहे हैं, तो आप एक व्यक्ति अगर दिन का इतना पैसा कमा रहा है, तो वो व्यक्ति गरीब नहीं होगा, निर्धन नहीं होगा। ठीक है, पर वो एक ऐसी स्थिति है जिसका कि आपकी मूलभूत जो आवश्यकता है वो पूरी नहीं हो रही है, उतना धन आपके पास होना चाहिए, उतना धन नहीं है। अगर आप जब आगे की क्लासेस में जाएंगे, आप कॉलेज में जाएंगे और आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे, तो क्या होगा कि आपको और भी डीप में इको को पढ़ना पड़ेगा। आपको सरकार ये बताएगी कि पॉवर्टी को मापने के कौन कौन से तरीके, किन किन आधार पर हम गरीबी को मापते हैं। ये तो मैंने एक आम भाषा, एक सीधी सी जो सरल परिभाषा है, वो मैंने आप लोगों को दी। अब आपकी किताब में स्टोरी दे रखी है, और स्टोरी किस किस की है, अनु की और सुधा की स्टोरी। किसकी, अनु एंड सुधा की स्टोरी। एक बार इनकी स्टोरी समझ लेते हैं और फिर बात करते हैं आगे। अनु कौन है, अनु और सुधा ये दोनों एक ही दिन जन्मी हुई बच्चे हैं। अनु का भी जन्म उसी दिन हुआ और सुधा का भी उसी दिन हुआ। अब अनु के जो माता पिता हैं वो कौन है, मजदूर हैं। ठीक है ना, जो मकानों का कार्य करते हैं वैसे मजदूर हैं। अब अनु की जो माँ है, जिस दिन अनु का बर्थ होने वाला था, अनु का जन्म होने वाला था, अनु के जन्म के दिन तक वो ईंटों का बोझ सिर पर लेकर के ईंटें डाल रही है। ठीक है, काम कर रही है। ठीक है, जो मिस्त्री होते हैं उनको सामान पकड़ा रही है। मतलब जिस दिन उसकी डिलीवरी होने वाली थी, उस दिन तक वो काम कर रही है। और फिर जब उसको लगा कि नहीं भैया अब तो डिलीवरी होने वाली है, जब उसको प्रसव के लिए, प्रसव का मतलब क्या होता है, जो डिलीवरी होती है बच्चों, प्रसव। ठीक है, जब उसको प्रसव के लिए पीड़ा होने लगी, दर्द होने लगा, ठीक है ना, कि भाई प्रसव जब होता है तो उससे पहले महिला को पेन होने लग जाता है, इसका मतलब होता है कि अब डिलीवरी होने वाली है।
जब उसको डिलीवरी का पेन होने लगा, वो व्यक्ति जो अनु की माता है वो वहां जाकर के लेट जाती है जहां पे सामान आवान औजार औजार रखते हैं। अब वो वहां पे जाकर के लेट के और जाते उसकी क्या हो गई, डिलीवरी हो गई। अब डिलीवरी होते ही उसने बच्चे को लिया, थोड़ी देर दूध पिलाया, अपनी जो साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ा और उससे जो खून में जो पूरी लथपथ बच्ची थी उसको साफ करा, और वहां पे एक बोरी थी, उस बोरी का एक झूला बना करके उसको सुला दिया, और वो वापस आधे घंटे के बाद काम पे चली जाती। क्यों? क्योंकि उसको डर था कि हाँ बच्ची का जन्म तो हो गया ठीक है, परंतु मेरा काम चला गया तो कैसे तो मैं मेरा पेट भरूंगी और कैसे मैं इस बच्ची का पेट भरूंगी। ऐसी गरीबी होती है, ये गरीबी। अब अनु का जन्म हो गया, किस स्थिति में हुआ ये आपने देखा। अब अनु को स्कूल नहीं जाती थी। अनु ना स्कूल जा रही है, ना कोई पढ़ रही है, ना और कुछ, उसको घर पे ही रहना था क्योंकि मम्मी पापा काम पे चले जाते तो घर कौन संभालेगा, घर का काम करने लगी। और वो डांस बहुत अच्छा करती थी, कोई कहीं से बारात निकल रही है तो बढ़िया एक अच्छा सा डांस करती थी, ठीक है, बहुत सच में अच्छा डांस था। और उसका सपना था कि वो एक बहुत बड़ी डांसर बने, परंतु पैसों का अभाव था, पैसे थे नहीं, ठीक है। और 12 साल की उम्र में, मात्र और मात्र 12 साल की उम्र में, वो 12 साल की उम्र में क्या है, पापा मम्मी के साथ काम करवाने चले जाती थी, ठीक है, मजदूरी करने लगी। जो स्थिति अनु की माता की हो रही थी वही स्थिति अनु की हो रही थी। तो एक तरफ तो अनु की कहानी और दूसरी तरफ सुधा की कहानी है। अब सुधा की जो पिताजी थे वो व्यवसाय थे, मतलब बिजनेसमैन थे, खूब पैसा था। उनकी माताजी शिल्पकार थी, मतलब आप कह सकते हो डिजाइनर थी, मतलब आप यहां से कह सकते हो दोनों बहुत अच्छा पैसा कमाते। जिस दिन सुधा की माताजी को प्रसव की पीड़ा हुई, वो हॉस्पिटल में गई, एक नर्सिंग होम में, बढ़िया से नर्सिंग होम में सुधा की डिलीवरी होती है। बिल्कुल बहुत अच्छे से सूती कपड़े से उसको पहुंचा जाता है, बिल्कुल गोद में, मूवी और में जैसे स्टाइल से दिखाता है, आपकी बेटी हुई है लीजिए। बेटी को बिल्कुल रखा गया, एक घर में बहुत बड़ा आयोजन करा गया, खुशियाँ हुई, घर से रिश्तेदारी के लोग आए, खूब जश्न मनाया, ठीक है। फिर सुधा को स्कूल भेजा जाता है, स्कूल में सुधा पढ़ती है, सुधा का इंटरेस्ट पेंटिंग में होता है, बहुत अच्छी पेंटिंग वो बनाती है, और फिर वो आगे जाकर के एक बहुत अच्छी पेंटर भी बनती है, एक बहुत अच्छी चित्रकार भी बहुत बनती है। अनु और सुधा में क्या अंतर है? दोनों लड़कियां ही हैं, दोनों इंसान ही हैं। इस अंतर किस चीज का? स्थिति का। और स्थिति कौन सी? कि अनु के माता पिता उस स्थिति में नहीं थे कि उनकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो सके, इसलिए ना तो वो अनु को पढ़ा पाए, ना अनु के सपने पूरे कर पाए, और ना ही अनु की माता की जो डिलीवरी एक बेहतर हॉस्पिटल में करा पाए। सुधा के साथ क्या था? सुधा के पास पैसा था, उसके माता पिता के पास पैसा था, उसके सारे सपने पूरे हो गए। यहां से मैं 2-3 बातें आपको एक और कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि जैसे मैंने अभी कहा कि मां की प्रसव पीड़ा, आज के बहुत सा ऐसा ट्रेंड चलता है कि बहुत से बच्चे, बहुत से लोग कहते हैं मैं तो उससे प्यार करता हूं, मैं तो उससे प्यार करता हूं, ठीक है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरी दोस्त है, ऐसी बातें। मैं, हमारे गुरुदेव कहा करते थे, ओम प्रकाश जी महाराज, वो हमें एक बार कह रहे थे, वो कहते हैं कि अगर हम लोग माँ जो प्रसव पीड़ा सहन करती है, ठीक है, माँ जो प्रसव, जो डिलीवरी के टाइम पे जो माँ को पीड़ा होती है ना, अगर उस पीड़ा का हम 0.01% भी अगर हम लोग महसूस कर लेना, 0.01 कह रहे हैं वो, अगर हम लोग महसूस कर लें, तो बोले मैं जीवन में गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप माँ का थूक भी है ना अमृत मान करके पी लोगे। मतलब माँ अपने जीवन को, जान को खतरे में डाल करके हमें इस संसार में लेकर के आ रही है, तो फिर मैं पूछता हूं कि उस माता पिता से ज्यादा प्रेम आपसे जीवन में कौन कर सकता है भाई? कोई नहीं कर सकता। और कैसे हमें उन माता पिता के अलावा जीवन में किसी दूसरे से प्रेम हो सकता है? ये जो हमें जीवन मिला है वो माता पिता से प्रेम करने के लिए मिला है, हमें ईश्वर से प्रेम करने के लिए मिला है, और हम पता नहीं कहां कहां उलझ गए। तो अगर सच में मैं कह रहा हूं कि अगर आप मां की उस दर्द को महसूस कर लेना, उस पीड़ा को, उस समस्या को महसूस कर ले, तो हम जीवन में कभी भी मां का थूक भी है ना, उसको भी नहीं हटाएंगे। नहीं, मां का थूक है इतना, मतलब। और जब आप देखते होंगे मूवीज में कि मां से पूछा जाता है, या रिश्तेदारों से भी पूछ ले कि हाँ भैया माँ और बच्चे में से किसको बचाना, रिश्तेदार तो फिर भी कहते हैं कि आप है ना माँ को बचा लीजिएगा, बच्चे को रहने दीजिएगा। परंतु जब माँ से पूछ लिया जाए किसको बचाना है, माँ कहती है आप मुझे मरने दीजिए, मेरे बच्चे को बचाइए, मैं बच्चे को बचाइए, इसका संसार में आने दीजिए, मेरा क्या है, मेरा तो जीवन हो गया। जो अपनी जान को खतरे में डाल करके आपको लेकर के आते हैं, हमें लेकर के आते हैं, उन माता पिता से बड़ा तो कोई भी नहीं है संसार में। जो सबसे बड़ा है वो कौन है? वो माता पिता है। माता पिता है। अगर ईश्वर और माता पिता खड़े हो, आप ईश्वर को छोड़ दीजिए, आप माता पिता को चुनिए। आप माता पिता और गुरु खड़े हो, आप गुरु को भी छोड़ दीजिए, आप माता पिता को चुनिए। माता पिता तो इतने सर्वश्रेष्ठ हैं, ठीक है ना। तो और चाहे स्थिति अच्छी हो, बुरी हो, गरीबी हो, अमीर हो,
प्रसव पीड़ा तो सभी महिलाओं सहन करती है ना। तो माँ के प्रति हमारा जो सम्मान है ना बच्चों, वो बहुत उच्च लेवल का होना चाहिए। ये मदर्स डे, अदर्स डे, तो ये तो क्या है कि एक अलग ही कल्चर चल चुका है इंडिया में, ठीक है ना, कि हैप्पी मदर्स डे मम्मा, हैप्पी मदर्स डे माँ। ऐसा जीवन में कोई दिन नहीं जो माँ के बिना होता हो, ठीक है ना। आप जिस दिन माँ ने आपको जन्म इस संसार में दिया था ना, उस दिन से लेकर करके आप मृत्यु के दिन तक आप माता के ऋणी हो जाते हो। आप उसके कर्जों के नीचे दब जाते हो, आप उसके एहसानों के नीचे दब जाते हो, और उसके एहसान आप जीवन जन्म जन्म में नहीं उतार सकते। इतना बड़ा वो दुख सहन करके आपको इस संसार में लेकर के आती है, ठीक है। तो पहली बात तो ये। और दूसरा देखिए कि अनु और जो सुधा है, उनकी दोनों की स्थितियां खराब रही, ठीक है। एक अनु की खराब और सुधा की बेहतरीन रही। और यहाँ से एक चीज़ ये भी देखने को मिलती है कि ईश्वर, ठीक है, वो एक भजन भी है ना कि देने वाला, जब ये तो सब भगवान की मर्जी है कि किसी झोली में फूल भरे हैं, किसी झोली में कांटे, देने वाला है के बस में सब कुछ है, ठीक है ना। तो ये स्थिति, यहाँ से सिर्फ हमें अभी जो एक मेजर बात सीखनी, वो ये सीखनी है कि गरीबी वहाँ स्थिति आ रही है जहाँ जो मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, वो नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। और इसके अलावा शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधा है, वो भी यहाँ पे नहीं हो पा रही है। ओके, अब आगे आप लोगों की किताब में एक निर्धनता रेखा बनवा रखी है, उस निर्धनता रेखा को भी मैं आपको समझा देता हूँ, फिर आगे अपन लोग बात करेंगे। निर्धनता रेखा में हम लोग दो भागों में विभाजित कर लेते हैं। एक है निर्धन वाला भाग, जिसे हम लोग कहते हैं गरीब, और एक हम लोग कहते हैं अमीर। निर्धनता रेखा में सबसे पहले अगर मैं बात लिखूं तो कौन है? पूर्णतः है गरीब, जो बहुत ही गरीब है, पूरी तरीके से गरीब है, कुछ भी नहीं है उनके पास, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, पूर्णतः गरीब। फिर दूसरे कैटेगरी में मैं डालूं तो बहुत गरीब। अब ये इन पूर्णतः वालों से थोड़ा बहुत बेहतर है, परंतु गरीब जो गरीब है। फिर यहां पर हम लोग डाल देंगे गरीब या निर्धन। ये गरीब है, ये देखो इन तीनों में अगर देखो तो ये सबसे बेहतर है, फिर इनसे स्थिति थोड़ी इनकी बुरी है, और इनकी बुरी सबसे बुरी, ज्यादा स्थिति बुरी है। ये तीनों को तो हम लोग क्या मान रहे हैं? गरीब ही मान रहे हैं। इन तीनों को तो हम लोग गरीब ही मान रहे हैं, और कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं यही क्या खड़ी है? निर्धनता रेखा खड़ी है भाई। जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था, बीपीएल और एपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन और अबव पॉवर्टी लाइन। तो ये बिलो पॉवर्टी लाइन वाला है कि पॉवर्टी लाइन से, गरीबी रेखा से पहले। फिर उसके बाद मैं आ गया हूं, इतने गरीब नहीं है, मतलब मैं कह सकता हूं इनकी तुलना में इनकी स्थितियां बेहतर है। फिर हम लोग बात करते हैं उच्च मध्य वर्ग वालों की, ठीक है ना। नहीं, पहले मध्य वर्ग आएगा, ठीक है, जो मिडिल क्लास लोग हैं। फिर मिडिल क्लास में भी कुछ लोगों की सुख सुविधाएं बहुत बेहतर होती है, तो उसको हम लोग किस में डाल देते हैं? उच्च मध्य वर्ग में डाल देते हैं। उसके बाद फिर कौन आ जाएगा? धनी लोग आ जाएंगे, जिनके पास खूब धन है, खूब पैसा है। फिर आ जाते हैं बहु लखपति, जिन्हें हम कहते हैं ना, जो लखपति है, लाख रुपए का जो मालिक है, वो लखपति। फिर हम बात करते हैं बहु करोड़पति, ठीक है, जो करोड़ों रुपए के पति हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बहु करोड़पति। ओके, तो इस आप निर्धनता रेखा को देखिए, जो पूर्णतः गरीब, जो पूरी तरीके से गरीब है, ठीक है, बहुत ही गरीब, मतलब इनकी स्थिति इनसे बहुत खराब है, फिर इनकी स्थिति इनसे बहुत खराब है, 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 और इनकी स्थिति इनसे, और इनकी इनसे, इनसे इनकी। सबसे बढ़िया कौन है? ये है, सबसे ज्यादा पैसा इनके पास, फिर 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 इनके पास। वो तो बहुत मतलब जीवन काट रहे हैं अपना। ये निर्धनता रेखा है। अब आप पूछोगे कि सर कितने अमाउंट पे निर्धनता रेखा डिसाइड हो जाती है कि इतना? भारत में 972 रुपए महीने के, मंथ के, अगर एक व्यक्ति कमा रहा है तो वो गरीब नहीं होगा। 1407 अगर रुपए महीने के कमा रहा है तो वो गरीब नहीं है। तो अब आप कहोगे सर ये तो दो बातें बता दी आपने, 972 भी और 1407। ये भैया ये ग्रामीण क्षेत्रों का, ये गाँव का है, क्योंकि आपको पता है गांव में जो जरूरतें हैं वो कम होती है। शहरों में तो क्या होता है भाई, और भी जैसे मान लीजिए स्कूल भी हैं, ठीक है, शहरों का खर्चा भी ज्यादा होता है। और ये शहरों की है, अगर एक व्यक्ति 1407 रुपए कमा रहा है शहरों में और 972 रुपए कमा रहा है गांव में, तो वो व्यक्ति क्या है? गरीब नहीं कहलाएगा। अब 2011 में विश्व बैंक से पूछा गया कि आप किसको गरीब मानते हो, तो बोले $1.9 अगर कोई व्यक्ति डेली के कमा रहा है,
$0.9। अब $1.9 का हम लोग मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी 80 के हिसाब से चल रहा है, तो 80 आप मान लीजिए कि 120-130 रुपये मान लीजिए। अगर 120-130 रुपये को डेली के कमा रहा है तो वो गरीब नहीं। अब इन लोगों से पूछो, ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक से पूछो, सरकार से पूछो, क्या होता है 1000 रुपये, क्या हो जाएगा 1000 रुपये। और वैसे ही 1000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से, जैसे मान लो कि भैया घर में 5 लोग रहते हैं तो 5000 होने चाहिए महीने के, पर 5000 से क्या होता है आप मुझे बताइए। 5000 से राशन आ जाता है। शक्कर आज 40 रुपये किलो के हिसाब से चल रही है। आटे का एक कट्टा 5 किलो का कट्टा 125-130 रुपये का आता है, 202 रुपये तक का आता है। तो इतना मतलब सफिशिएंट नहीं है ना, इतना सफिशिएंट नहीं है। जब सेकंड जो पंचवर्षीय योजना आई थी, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, उसमें सरकार ये बात कहती है कि मजदूरों को कम से कम इतनी मजदूरी तो मिलनी चाहिए कि वो अपना गुजारा ना कर सके बल्कि अपना जीवन बेहतर बना सके। तो क्या इससे जीवन बेहतर हो जाएगा कि 972 रुपये, 1407 रुपये ठीक है क्या? इतने से इससे ज्यादा कमा रहे हैं तो मतलब आप गरीब नहीं है। तो भाई कहीं ना कहीं मेरी नजर में ना ये मापदंड सही नहीं लगता। मुझे थोड़ा सा इस मापदंड में और सुधार चाहिए। कम से कम एटलीस्ट इतना पैसा व्यक्ति के पास होना चाहिए कि वो अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा कर ले। कब तक वो, मतलब आप बताइए, 1000 रुपये कोई व्यक्ति दिन के कमा रहा है, ठीक है, महीने के, सॉरी 1000 महीने के, मतलब 12000 पूरे साल के। अब उस 12000 में बताओ वो मकान भी खरीद लेगा, वो कपड़े भी खरीद लेगा, वो है ना और भी काम कर लेगा, कैसे पॉसिबल है? ठीक है। और वैसे देखिए निर्धनता का, अगर आप, और मैंने भी कहा कि अगर आप और गहराई में जाएंगे और पढ़ेंगे तो सरकार के मापदंड बहुत बड़े हैं। वो अपन और कभी अलग से एक लेक्चर बनाकर चर्चा करेंगे, पर अभी तक के लिए इतना ही आप देखिए। सभी क्षेत्रों, गांवों और शहरों में कुछ लोग धनी तो कुछ निर्धन होते हैं। अब आप सभी जानते हैं कि भाई चाहे गांव हो चाहे शहर हो, कुछ लोग तो आपको बहुत गरीब देखने को मिलते हैं और कुछ लोग बहुत धनी जिनका खूब पैसा होता है वो लोग आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि रेहड़ी वाला, गली में काम करने वाले मोची, माला गूंथने वाली महिलाएं, कागज कतरन बीनने वाले, फेरी वाले, भिखारी आदि शहरी क्षेत्रों के अति निर्धन और जोखिम भरा जीवन व्यतीत करने वाले वर्ग हैं। देखिए अब रेहड़ी वाले जो रेडियो पर घूम करके काम करते हैं, ठीक है ना, जैसे ये अंकल देख लीजिए, ये क्या है, क्या बना रहे हो अंकल आप? कुछ अच्छा तो बना रहे हैं, हाँ भेलपूरी बना रहे हैं अंकल, ठीक है ये अंकल भेलपूरी। अब ये इसको यहाँ पे रखेंगे, उसको हाथ में ले लेंगे और फिर घूमते जाएंगे, फिर कोई बोलेगा हाँ अरे रुकना अंकल। रेडियो गली में जो काम करने वाले मोची होते हैं, मोची कौन होता है? जो कि अपने जूते होते ठीक करता है, उन व्यक्तियों को आप देखिए। मालाएं गूंथने वाली जो महिलाएं जो मालाएं बनाती रहती हैं, ठीक है ना, आपने देखा होगा वो। कागज कतरन बीनने वाले जो कागज कूड़ा जो बीनते रहते हैं, ठीक है, कबाड़े का सामान जो लेकर के जाते हैं। फेरी वाले जो फेरी लगाते रहते हैं, ठीक है, आपने बहुत सी बार देखा होगा वो थैला सा लेकर सब्जी ले लो, सब्जी सब्जी, ठीक है, ऐसे फेरियां लगाते रहते हैं। भिखारी हो गया, ये सभी क्या है? अति निर्धन, ये बहुत ज्यादा क्या है? गरीब है और जोखिम भरा जीवन व्यतीत करें। जोखिम भरा जीवन का अर्थ क्या है कि मतलब इनके पास मतलब 2 वक्त का खाना भी इनको मिल जाता है तो बहुत बड़ी बात है, इनका जीवन खतरे में ही चल रहा है। मतलब निर्धन लोगों की परिसंपत्तियां बहुत कम होती है और ये कच्चे घरों में रहते हैं जिनकी दीवारें धूप में सूखी मिट्टी की तो छतें घास, तिनकों, बांस और कमजोर लकड़ियों की बनी होती है। देखिए अब जो निर्धन लोग हैं उनकी परिसंपत्तियां बहुत कम होगी। परिसंपत्तियों का मतलब होता है असेट्स, मतलब जैसे जमीन जायदाद हो गया, ठीक है, घर में जो सुख सुविधाओं के सामान है वो बहुत उनके पास कम होंगे। और उनके घर कैसे होते हैं? कच्चे होते हैं। कच्चे घरों का मतलब क्या है? जिनकी दीवारें जो हैं वो धूप में मिट्टी की बनी और मिट्टी जो है वो धूप से सूखी हुई। अब मिट्टी तो बिल्कुल कभी भी ढह जाएगी, ज्यादा बारिश आए तो उसमें ढह जाएगी, कभी गिर जाएगी। और अब हमारे मकान क्या है? ईंट के हैं, बीच बीच हम लोग पत्थर लगवा रहे हैं, बेहतरीन सीमेंट से हम बनवा रहे हैं, ठीक है, आजकल तो RCC का काम हो गया, पहले पट्टियों का काम होता है, बेहतर घर हम लोग बनवा रहे हैं। तो मिट्टी की तो उनकी दीवारें हैं और जो छतें हैं, छत पे क्या घास है, तिनके बना लगा रखे हैं, कोई बांस है, उस बांस का जो डंडा है वो लगा करके बीच में वो बिछा रखे हैं और बिल्कुल कमजोर लकड़ियों की बनी होती है उनकी छत। जैसे कि आप देखिए ये पीछे जो आपको ये तो कूड़ा है, उधर आप जाएंगे तो आपको जो झोपड़ियां जिनको हम लोग कहते हैं वैसा होता है। इनमें से भी जो बहुत निर्धन है उनके पास तो ऐसे घर भी नहीं है। अब जो मैंने कहा पूर्णतः है निर्धन, ठीक है, जो बहुत ही गरीब वाली रेखा पर आ गए हैं उनके पास तो ऐसे घर भी नहीं है। कुछ लोगों को ऐसे घर तो मिल रखे हैं, कुछ को तो वो घर भी नहीं मिल रखे, मतलब उनकी तो और भी स्थिति क्या है? खराब हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनों के पास प्राय भूमि भी नहीं होती। अब जो ग्रामीण क्षेत्र में, जो गांव में जो लोग गरीब हैं उनके पास तो क्या है? भूमि भी नहीं होती। मतलब वो कैसे होते हैं? वो भूमिहीन होते हैं, उनके पास बिल्कुल जमीनें भी नहीं है, ठीक है ना। मतलब क्या कह सकते हैं अपन लोग? कुछ लोगों के पास जमीनें हैं तो उनके पास क्या, बिल्कुल जो घर मकान है वो बिल्कुल कच्चे बने हुए, उनके मकान कभी भी ढह सकते हैं, कभी भी गिर सकते हैं। इनमें से भी काफी लोगों के पास नहीं है। जो नहीं है वो गांव में है, जैसे कि निर्धनों के पास बिल्कुल भी जमीनें नहीं, जमीन ही नहीं है, मकान तो छोड़िए, जमीन ही नहीं है उन लोगों के पास।
यदि किसी के पास भूमि हो भी तो वह सूखी और बंजर होती है। अब किसी के पास अगर भूमि है तो वो बिल्कुल क्या सूखी और बंजर है। यहाँ पर जो भूमि की बात करी गई है वो भूमि किस हिसाब से बात करी गई है कि हम कृषि कर सके, हम लोग खेती बाड़ी कर सकें। पर अब भूमि जब सूखी होगी, बंजर होगी, ठीक है, बिल्कुल खराब जमीन होगी, तो हम उससे कैसे खेती बाड़ी करेंगे। तो यहाँ पे किसी लोगों के पास भूमि है तो वो बिल्कुल सूखी और बंजर है, जिससे वो कृषि नहीं कर सकते, जिससे वो उत्पादन को नहीं बढ़ा सकते, कुछ कमा नहीं पाते। कितनों को ही दिन में 2 बार भोजन भी नहीं मिल पाता, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको 2 वक्त का भोजन भी नहीं मिल पाता। बहुत मुश्किलों से उनको 2 वक्त का भोजन मिल पाता है। ओके, जैसे आप यहाँ पे एक बच्ची को देख रहे हैं, ठीक है, वो बहुत मुश्किलों से क्या है कि 2 वक्त का भोजन, उसके हाथ में चपाती, उसके हाथ में रोटी है, ठीक है ना। यहाँ से एक बात आप जीवन में सीख के चलिएगा कि ऊपर वाले ने हमें जितना दिया है ना, बहुत दिया है, हमें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए कि ए मालिक आपने मुझे इतना तो दिया, लोगों को तो इतना भी नहीं दिया। कभी भी अपने से ऊपर वालों को देखो, और मेरा वो दोस्त है वो इतना बेहतर जीवन जी रहा है, आप अपने से नीचे वालों को देखो कि बहुत सौ को तो वो जीवन भी नहीं मिल रहा है जो मुझे मिला हुआ है, ठीक है ना। बहुत, और एक कहानी है कि एक जो है ना जिसके पैर नहीं होते, वो व्यक्ति के सामने से एक साइकिल वाला निकलता है, नहीं, एक बिल्कुल ऐसे भागता हुआ व्यक्ति निकलता, वो सोचता है यार मेरे भी पैर होते ना तो मैं भी भागता हो जाता। भागता हुआ व्यक्ति देखता है कि उसका साइकिल, एक उसके पास से साइकिल वाला व्यक्ति निकलता है, वो सोचता है काश मेरे पास भी साइकिल होती तो मैं भी साइकिल से जाता। साइकिल के पास में से एक व्यक्ति निकलता मोटरसाइकिल वाला, वो सोचता साइकिल वाला यार मेरे पास मोटरसाइकिल होती तो मैं भी मोटरसाइकिल से भागता। मोटरसाइकिल वाले व्यक्ति गाड़ी चलाते चलाते देखते हो बेहतरीन कार में एक व्यक्ति निकलता है, वो सोचता मेरे पास भी कार होती तो कितना बेहतर होता। मतलब मैं इतना सा कहना चाहता हूँ कि हम शिकायतें करते ही रहते हैं। हमें बहुत कुछ दिया है, भगवान ने बहुत कुछ दिया है, और ये हमारी ज़्यादा इच्छाएं, ज़्यादा आकांक्षा है तो हमें क्या डिप्रेशन में ले जाते हैं। आप आजकल देखते हैं कि बहुत से लोग आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने सपने बहुत बड़े, मैं ये भी ले लूँ और ये मेरा फ्रेंड ऐसा कर रहा है। हम दूसरों को देख देख के जल रहे हैं, और वो जलने के कारण हम लोग आत्महत्या कर रहे हैं। लोग संतुष्ट होइए कि हाँ जितना है उतना ठीक है। डॉक्टर विकास दिव्यकृति सर कहते हैं कि जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि मेरा जीवन बहुत बर्बाद हो चुका है, कुछ भी नहीं है मेरे जीवन में, तो एक डायरी लीजिए, एक पेन लीजिए और लिखिए कि आपके पास क्या क्या है। जब आप लिखने पर आएंगे ना तो आपके पन्नों के पन्ने भर जाएंगे। देखो मेरा स्वस्थ शरीर है, मैं आज चलो मान लो 5,000 ही कमा रहा हूँ, मैं 5,000 तो कमा रहा हूँ, मेरे पास घर में ये सुख सुविधा है, मेरे पास अच्छा परिवार है। मतलब देखने का नजरिया होना चाहिए। अगर आप गिलास को देखें तो आधा खाली और आधा भरा हुआ है, देखने वाले का नजरिया। तो इसलिए हमेशा कहता हूं कि भगवान ने हमें जो दिया है वो बहुत बेहतर दिया, और उसके लिए हमें हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए। बहुत से लोग तो 2 बार के भोजन के लिए भी तरस जाते हैं। निर्धनतम परिवारों के जीवन का शाश्वत सत्य भूख और भूखमरी होती है। और जो निर्धनतम परिवार है, जो सबसे गरीब परिवार है, उन लोगों का जीवन का शाश्वत सत्य, मतलब जो हरदम सत्य रहेगा, वो क्या है? भूख, और भूख से मरी, मतलब भूख से मर जाना। मतलब भूख है और भूख मरी उनके लिए एक आम बात है। वही उनके लिए सत्य है कि गरीबी में जन्मे हैं, भूखे रहेंगे, और भूखे रहते रहते हम लोग क्या हो मर जाएंगे। निर्धन बुनियादी साक्षरता तथा कौशल से भी वंचित रह जाते हैं। जो निर्धन है, जो गरीब लोग हैं, वो बुनियादी साक्षरता, जो बुनियादी एजुकेशन उसको मिलनी चाहिए, ठीक है। जैसे अब भारत का संविधान ये कहता है कि 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उन सबको फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। भारत के संविधान का मौलिक अधिकार के आर्टिकल 21A में जोड़ा गया है कि साक्षरता का अधिकार सबको है, शिक्षा का अधिकार जो है वो सबको है, परंतु फिर भी गरीब लोगों को नहीं मिल पाता, वो वंचित रह जाते हैं। कोई कौशल, कोई जो टैलेंट, उनको बेसिक जो टैलेंट मिलना चाहिए, जिस टैलेंट से वो कुछ कमा खा सके, वो टैलेंट से भी वो लोग वंचित रह जाते हैं। इसी कारण उनके लिए अधिक आर्थिक अवसर अत्यंत सीमित होते हैं। अब उन्होंने शिक्षा नहीं ली, उन्होंने कोई टैलेंट नहीं सीखा, तो उनके पास आर्थिक अवसरों का मतलब है पैसे जो कमाने के जो अवसर है वो अत्यंत सीमित है। अब उनको क्या है, या तो मजदूरी करनी पड़ेगी, ठीक है ना, या और कोई ऐसा काम करना पड़ेगा जिसमें आपको ज़्यादा पैसा नहीं मिल सकता। मजदूरी कर लेंगे, रिक्शा चला लेंगे, ठीक है, कोई साफ सफाई का काम हो गया वो कर लेंगे, भीख मांगने वाला काम, रेडी वाले काम, ऐसे काम जो है वो वाले काम करेंगे, ठीक है ना। देखिए अब एक बात बताता हूँ, कोई भी काम जीवन में छोटा बड़ा नहीं होता, पर हम क्या है, हम सभी लोग है ना हमारा जीवन बेहतर बनाना चाहते हैं। हम सभी लोग हमारा जीवन बेहतर बनाना, और जीवन बेहतर बनाने के लिए हमें इनकम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। इनकम बहुत जरूरी होती है, पैसा बहुत जरूरी होता है। अगर मान लीजिए कि एक रेडी वाला भी हजारों रुपए दिन के कमा रहा है तो काम बुरा नहीं है, काम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो बात करी गई है वो मुख्यतः किसी काम के बारे में नहीं कि ये काम अच्छा है या ये बुरा है। मुख्य बात है कि जो काम वो लोग कर रहे हैं उनसे उनको आर्थिक पैसा ज्यादा नहीं मिल पा रहा है, उनको अच्छा पैसा नहीं मिल पा रहा, और अगर अच्छा पैसा नहीं मिलेगा तो उनका जीवन स्तर बेहतर नहीं हो पाएगा।
निर्धन श्रमिकों के रोजगार भी निश्चित नहीं होते हैं, और जो निर्धन श्रमिक होते हैं, जो गरीब मजदूर होते हैं, उनके रोजगार भी निश्चित नहीं होते हैं। ठीक है, अब जो गरीब मजदूर है, अब वो क्या है, कभी कहीं काम करेंगे, कभी कहीं काम करेंगे, उनका काम क्या है, निश्चित नहीं है कि भाई आप परमानेंट काम यहाँ पे करोगे। कभी कभार क्या होता है कि जो मालिक होते हैं ऐसे मजदूरों का फायदा भी उठाते हैं जो बहुत गरीब है बेचारे, उनसे ज़्यादा देर तक काम कराएंगे। ठीक है, खराब उनको जो वातावरण स्थितियाँ हैं वो देंगे कि पानी साफ नहीं है, रहने की स्थितियाँ ठीक नहीं है, कोई खतरों वाला काम है उसमें डाल देंगे, क्योंकि मालिक को पता है ये करेगा, क्योंकि इसको पैसा चाहिए, ये करेगा। कभी कभार जो मालिक होता है वो उससे अपने पर्सनल काम भी करवाता है, जा मेरे घर से मेरा टिफिन लेकर के, जा ये काम कर दे, वो काम कर दे, और अगर मना कर दिया तो उसको काम से, रोजगार से निकाल देगा। समाज के निर्धन वर्गों में कुपोषण बहुत ही गंभीर स्तर तक पहुंचा हुआ होता है। कुपोषण का मतलब, पोषण का मतलब क्या होता है, जो पौष्टिक चीजें हम लोग खाते हैं, ठीक है, खाना पीना, वो कुपोषण है, पोषण नहीं मिल पा रहा, माल न्यूट्रिशन इसको कहा जाता है। आप में खाने पीने की समस्या होती है, फिर उसी से अनेकों बीमारियां लग जाती है, मतलब आपको अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा है। जो मूलभूत सुविधाओं में मैंने रोटी कपड़ा मकान बोला, मतलब वो रोटी इनको नहीं मिल पा रही है, ये भूख से मर जाते हैं। कुपोषण की समस्या निर्धन वर्गों में देखने को मिल रही है। अस्वस्थता, अब रोटी नहीं मिल रही तो मैंने क्या बोला, बीमार पड़ जाएंगे, अस्वस्थ रहेंगे, अपंग हो जाएंगे। ठीक है, अब अपंग जैसे मान लीजिए माता, किसी के गर्भ में बच्चा है, अब वो माँ को अच्छा खाना नहीं मिलेगा तो वो बच्चे की समस्या होंगी, वो समस्या, बच्चा अपंग हो सकता है, उसको कोई पोलियो की समस्या हो सकती है, अपंगता हो जाएगा। गंभीर जो बीमारियां उनको क्या कर देती है, शारीरिक रूप से कमजोर बना देती है। देखिए, लोग जीवन में दो प्रकार के ही काम कर सकते हैं, या तो मानसिक कार्य कर सकते हैं या लोग शारीरिक कार्य कर सकते हैं। जैसे आज मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा शारीरिक कार्य नहीं है, मुझे कोई ये टेबल उठा करके यूं नहीं करना, या मुझे बोर्ड निकाल करके यूं नहीं करना, ये उठा करके ले जाना, ये मेरा शारीरिक, मेरा मानसिक कार्य, मेरा दिमाग का काम है। मैं, ठीक है, मेरा दिमाग ज़्यादा स्वस्थ होना चाहिए, शरीर में बॉडी बिल्डर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जो मजदूर लोग हैं उनको तो शारीरिक मजदूरी ज़्यादा चाहिए, चाहे दिमाग काम करे या ना करे, दिमाग चाहे कम हो कोई बात नहीं, पर मजदूर में ताकत होनी चाहिए। ठीक है ना, इसीलिए तो कहा जाता है ये मजदूर का हाथ है। ठीक है, परंतु अब क्या है कि वो शारीरिक रूप से भी कमजोर हो चुके हैं, जो गरीब वर्ग के लोग हैं वो शारीरिक रूप से भी कमजोर हो चुके हैं, और शरीर में तो वैसे दिमाग भी आ जाता है, तो वो मतलब अच्छा काम करने लायक भी नहीं बचते। तो गरीबी को है ना, इसलिए गरीबी को कुचक्र कहा जाता है, गरीबी से गरीबी बनती जाती है। अब ये लोग गरीब, फिर उनके बच्चे गरीब, फिर उनके बच्चे गरीब, इस प्रकार से क्या है, गरीबी चलती ही जाती है। वे साहूकारों से उधार लेने के विवश होते हैं, तथा साहूकार जो उनसे ब्याज की ऊंची दरें वसूल करते हैं उन्हें जीवन पर्यंत ऋणग्रस्तता से मुक्त होने नहीं देते। अब वो साहूकारों से उधार लेते हैं। साहूकार महाजन जो गांव में जो पैसे उधार देने वाले लोग होते हैं उनको कहा जाता है। अब उनसे उधार ले लिया, अब उधार तो ले लिया क्यों, क्योंकि मजबूरी है, अपना जीवन चलाते रहने के लिए कहीं ना कहीं से तो पैसा लेना होगा। अब वो उनसे बहुत ऊंची ब्याज की दरें लेते हैं। आप सब क्लास 10th में पढ़ करके आए हैं, ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल मासूम से मत बनिए सर क्या होता है, ठीक है ना, आप सब कुछ पढ़ करके आए। ऊंची ब्याज की दरें उनसे लेते हैं। अब जब ज्यादा ये ब्याज की दरें रहते हैं तो ये क्या होता है, कर्ज जाल, ये शब्द आपने पढ़ा है 10th में, ऋण जाल में, कर्ज जाल में वो फंसते जाते हैं और ऋणग्रस्तता से मुक्ति नहीं होने देते। वो कर्ज जाल में फंसते फंसते और इतने फंस जाते हैं कि फिर तो उनकी मृत्यु ही हो जाती है। नियोक्ताओं से अपनी कानूनी द्वारा निर्धारित मजदूरी बढ़ाने के बारे में बात नहीं कर पाते और इनका शोषण हुआ होता है। अब जो नियोक्ताओं कौन है, नियोक्ताओं मतलब जो मालिक होते हैं, ठीक है, ये जहां पर भी काम कर रहे हैं उस मालिक से अपने जो कानून है, अब कानून ने बोला इतनी मजदूरी तो मिलनी चाहिए, पर ये लोग इतनी हिम्मत भी नहीं कर पाते कि मालिक को जाकर के बोले कि कानून में हमारी इतनी मजदूरी दे रहे कि आप भी हमें इतनी मजदूरी दो, नहीं तो हम जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर देंगे। क्योंकि उनको पता है कि अगर मालिक नाराज हो गया, ये थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है, ये पैसा भी चला जाएगा, फिर मेरे बच्चे क्या खाएंगे, कैसे हम लोग हमारा जीवन यापन करेंगे। मतलब इतना मन में डर है कि नहीं यार बहुत खराब हो जाएगा, इससे बढ़िया है कि हम जो मिल रहा है वही चलने दो, और जो शोषण हो रहा है बेचारा उस शोषण को सहन करते रहते हैं। अधिकांश निर्धन परिवारों को बिजली उपलब्ध नहीं होती। तो अब बहुत से जो लोग हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया, झुग्गी झोंपड़े में लोग रहते हैं, अब वहाँ ना तो बिजली उनको पर्याप्त होती है, ना उनके पास जो स्वच्छ जल पहुँचना चाहिए, ना उनके पास वो स्वच्छ जल पहुँच पाता है। वे प्राय लकड़ी और उपलों की आग पर ही अपना खाना पकाते हैं। अब ना तो उनको बिजली मिल पा रही है, ना गैस सिलेंडर उनको मिल पा रहा है, तो वो जनरली क्या करते हैं, लकड़ी से अपने चूल्हे जलाएंगे, उन्हीं पे खाना बनाएंगे। अब लकड़ी से चूल्हे जलाते हैं, धुआं निकलता है, महिलाएं बीमार होती है, उनको दूर दूर तक पानी लेने जाना पड़ता है, उससे उनके शरीर में काफी समस्याएं होती हैं। तो लकड़ी और जो उपलों की आग, उपले क्या होते हैं, ये जो गाय के गोबर से बने हुए होते हैं ना, इनको उपलों कहा जाता है। इन उपलों की आग पर ही क्या अपना वो खाना पकाते हैं और खाते हैं। ठीक है, मतलब आप देखिए कि जो निर्धन परिवार है वो कितनी समस्याएं देख रहा है। आज का हमारा टॉपिक कौन है, क्या है कि निर्धन कौन है।
गरीब कौन है? तो जिनके पास ये सारी समस्या हमें देखने को मिल रही है वो गरीब है। एक ऐसी स्थिति में है व्यक्ति जिसके पास मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन ना हो। तो अब वो कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं, वो सारे आप चर्चा कर ही रहे हैं। निर्धन वर्गों में से अधिकांश को पीने का स्वच्छ सुरक्षित पानी भी सुलभ नहीं होता। मतलब अब जो गरीब परिवार के लोग हैं उनको, अधिकांश लोगों को, अधिकांश मतलब जितने हैं उनमें से अधिक अंश, अधिक में अधिक ज्यादातर लोगों के पास क्या है कि स्वच्छ जो है पानी है पीने का वो भी नहीं मिल पाता, उनको गंदा पानी मिलता है और उसी से जीवन जी रहे हैं। ठीक है ना, इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें भगवान ने बहुत कुछ दिया और अच्छा दिया है। लाभपूर्ण रोजगार में भागीदारी में स्त्री पुरुष के बीच बहुत बड़ी असमानता भी साफ दिखाई देती है। ठीक है, अब कहीं पर वो रोजगार में कर रहे हैं लाभपूर्ण रोजगार, अगर कहीं से आपको फायदा हो रहा है उसमें अगर आप स्त्री पुरुष के बीच की भागीदारी देखेंगे तो आपको असमानता में साफ दिखाई देखने को मिलेगा कि पुरुष को ज्यादा पैसा मिल रहा है, स्त्री को कम मिल रहा है, स्त्री को कम मिलता है, पुरुष को ज्यादा मिलता है। ठीक है ना, असमानता आपको साफ दिखाई मिलेगी। शिक्षा सुविधाओं की उपलब्धता और परिवार की निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी भी इसी असमानता से ग्रस्त रहती है। तो शिक्षा सुविधाओं की उपलब्धता कि वजह जो शिक्षा में जो सुविधाएं मिल रही है, जो उपलब्ध है, उसमें आप देखिए परिवार का निर्णय भागीदारी में इसमें भी असमानता रहती है कि अगर शिक्षा दी जाएगी तो वो लड़कों को दी जाती है, लड़कियों को पे ध्यान नहीं देते। ठीक है, और जो परिवार का निर्णय है, जो डिसीजन लेंगे वो कौन लेंगे? पुरुष लेंगे। ठीक है, ये तो हमारी सामाजिक व्यवस्था हम लोग देखते ही आ रहे हैं। निर्धन महिलाओं को मातृत्व काल में भी कम देखभाल ही प्राप्त हो पाती है। मातृत्व काल का मतलब क्या है? जब बच्चा गर्भ में आ जाता है, मतलब कि भाई वॉर्म में बच्चा आ चुका है, उस समय से लेकर के उसके डिलीवरी पीरियड और उसके भी 2-3 महीने बाद तक, इसको पूरे को क्या कहा जाता है? मातृत्व काल कहा जाता है। ठीक है ना, मैटरनिटी टाइम उसको कहा जाता है। गरीब लोगों की उस समय मातृत्व काल में भी उनकी अच्छे से देखभाल नहीं हो पाती, उस माता का अच्छे से ध्यान नहीं रखा जाता। जैसे हमने अनु और सुधा की बात करी, तो सुधा के तो जो क्या हुआ, उसकी माता को बिल्कुल बढ़िया से नर्सिंग होम में, हॉस्पिटल में लेके गया। ठीक है, उसका अच्छा सा ट्रीटमेंट हुआ, 1-2 जांच करी। ठीक है ना, फिर बच्चा आई, सुधा आई बाहर, तो बिल्कुल उसको सूती कपड़े से नहला धुला के साफ करके उसको माँ को दिया गया। 4-5 बार दिन में दूध पिलाया जाता था, खूब आयोजन करे गए। ठीक है ना, पर जो गरीब वर्ग की महिला है उसके मातृत्व काल में भी कम देखभाल ही होती पाती है। उनके बच्चों के स्वस्थ जन्म लेने और फिर दीर्घ जीवन धारण की संभावनाएं भी क्षीण हो जाती है। अब जो उनके बच्चे हैं, स्वस्थ जन्म लेना, ठीक है भाई, पहली बात तो उनके बच्चे स्वस्थ जन्म ले ले, वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, क्यों, क्या होता है? क्योंकि अब इनको ना तो इन माताओं को इतना अच्छा खाना पीना, अच्छा पोषण मिला, तो उनके बच्चे भी कमजोर रहेंगे। अब वो जी जाए तो ही बहुत बड़ी बात है, और जी गए तो उनको कोई लंबा जीवन मिलेगा, उसकी जो आशा है, जो संभावना है, वो बिल्कुल क्षीण है, मतलब बिल्कुल ना के बराबर होती है कि वो लंबा जीवन जिएंगे। अर्थशास्त्री निर्धनों की पहचान उनके व्यवसाय तथा संपत्ति स्वामित्व के आधार पर करते हैं। अब जो अर्थशास्त्री है वो गरीबों की पहचान किस आधार पर करते हैं? उनके व्यवसाय, वो क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला, रेडी वाला हो गया, मालाएं गूंथने वाले हो गए, और उनका संपत्ति स्वामित्व कितने, वो कितनी संपत्ति के वो मालिक है, कितना घर है, कितना। जैसे आप लोग जब जनगणना होती है ना, जनगणना में पूछते हैं वो लोग, ठीक है, कितने मेंबर्स हो घर में, कितनी शिक्षा ले रखी है सबने, ठीक है, घर में टेलीविजन है, बोले है, फ्रिज है, बोले है, गाड़ी है, बोले है, ठीक है, कितने कमरे बना रखे, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, हाँ देख, मतलब व्यवसाय देख लिया, क्या काम करते हैं, अच्छा अच्छा, कितनी संपत्ति, अब उससे पता लगा कि कितने वो अमीर है और कितने वो गरीब है। उनका कहना है कि ग्रामीण निर्धन प्राय भूमिहीन कृषि श्रमिक होते हैं या फिर वे बहुत ही छोटी जोतों के स्वामी किसान होते हैं। अब उनका मानना है कि जो ग्रामीण गांव में जो निर्धन है वो या तो भूमिहीन कृषि श्रमिक है, या तो जिनके पास भूमि नहीं है। अब जिनके पास भूमि नहीं है तो कुछ तो काम धंधा करेगा, तो क्या कृषि श्रमिक बन जाता है, कृषि में मजदूर बन जाता है। मतलब क्या हुआ, जिनके दूसरों के पास जमीन है उनके पास जाकर के खेती बाड़ी पे काम करने लग जाता है, या तो बिल्कुल जमीनें नहीं है तो दूसरों के खेतबाड़ों पे काम करने लगे, और है तो बहुत ही छोटी जोत है, मतलब बहुत छोटी छोटी फील्ड है जिससे बहुत कम उत्पादन होता है, जीवन चल रहा है, बस इतना ही आप मान लीजिए। वे ऐसे भूमिहीन मजदूर भी हो सकते हैं जो विभिन्न प्रकार के गैर कृषि कार्य करते हैं। अब बहुत से ऐसे भूमिहीन मजदूर हो सकते हैं जो गैर कृषि कार्य करते हैं, मतलब कृषि वाला काम नहीं कर रहे हैं, दूसरे काम कर रहे हो, या फिर किसी और की जमीन पर आसामी काश्तकार की भांति खेती करते हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दूसरे की जमीन पे जाकर के खेती कर रहे हो, या दूसरे गैर कृषि जो कार्य हैं वो कर रहे हो। जैसे मैंने बोला, रेडी वाला हो गया, माला गूंथने वाले हो गए, ये गैर कृषि कार्य। कृषि के अलावा जितने भी कार्य हैं वो गैर कृषि आ जाते हैं। ओके, शहरी क्षेत्रों में अधिकांश निर्धन वही हैं जो गांव से वैकल्पिक रोजगार और निर्वाह की तलाश में शहर चले गए। ये लोग तरह तरह के अनियमित काम करते हैं। अब देखो, शहरों में कौन है जिनको गांवों में काम नहीं मिल पाया, जिनके पास गांव में भूमियां नहीं थी, गांव में वो गरीब थे, वो अब शहरों में चले गए। तो अधिकांश निर्धन वही जो वैकल्पिक रोजगार में,
कि यहां पर तो अच्छा नहीं मिला, इसके विकल्प में शहर में अच्छा रोजगार मिलेगा, तो वो वहां पर चले गए। शहर में हमारा जीवन निर्वाह जो जीवन जिया जाएगा वो बहुत बेहतर होगा। परंतु वो यहाँ पर शहरों में आकर के क्या अनियमित काम करते हैं, मतलब कभी कोई काम कर लिया, जब काम पक्का नहीं है यही करेंगे, कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया, कभी वो कर लिया, उस काम का भी टाइम फिक्स नहीं, कितना टाइम उसको काम मिलता रहेगा। यही स्वनियोजित लोग सड़कों के किनारे गलियों में घूम घूमकर कुछ सामान बेचते दिखाई देते हैं। तो ये जो स्वनियोजित, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्वनियोजित होते हैं। स्वनियोजित, स्व का मतलब सेल्फ और नियोजित का मतलब एम्प्लॉयड, जो खुद का काम करते हैं, ठीक है, जो खुद ही काम में लगे हुए हैं। जैसे कि आपको सड़कों के किनारे देखेंगे कि आप बहुत से लोग सामान बेचते रहते हैं, गलियों गलियों में जो घूम घूम करके सामान बेचने वाले हैं, ऐसे लोग, ये भी क्या है, गरीब की कैटेगरी में ही आ जाएंगे। ओके, तो आज के लिए हमारा इतना ही कि निर्धन कौन है। आपको कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या हो, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और बताइए कि अर्थशास्त्र की क्लासें कैसी चल रही हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार को बढ़ाइए, ठीक है ना, इस परिवार को बहुत दूर दूर तक फैलाइए। हर बच्चे तक, अपन ने पढ़ा ना, गरीब को शिक्षा नहीं मिल पा रही है, ठीक है ना, और ज़्यादातर जो लोग हैं वो अभी भी हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, और जो पढ़ रहे हैं वो उनको ना तो अच्छी स्कूल में पढ़ाई हो रही है, ना उनके पास कोचिंगों के पैसे, तो आराम से वो पढ़ पाए, उन तक चैनल को पहुंचाओ। एक डेली का संकल्प ले लो कि मैं 4 को 5 लोगों को बोलूंगा चैनल को ज्वाइन कर दो। पढ़ देख, ज्योग्राफी अच्छी चल रही है, पॉलिटिकल साइंस अच्छी चल रही है, इको बढ़िया चल रही है, हिस्ट्री भी शुरू कर देंगे। आप इस परिवार को बहुत बढ़ाओ जल्दी जल्दी, ठीक है ना, और पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, यूं ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।